નમસ્કાર, ધી લોકસત્તા શોમાં આપનું સ્વાગત છે. ઈડી જેનું પૂરું નામ છે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ, જે એક સરકારી એજન્સી છે આર્થિક ગુનાઓ સામે પગલાં લેવા અને ભારતમાં આર્થિક કાયદા લાગુ કરવાનું કામ કરતી આ એજન્સી વિશે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આપણે અલગ અલગ અહેવાલોમાં તેમની કાર્યવાહી વિશે સાંભળીએ છીએ. ત્યારે તમને નવાઈ લાગશે કે 2014 પહેલા આ એજન્સી પાસે માત્ર 550 કર્મચારીનો સ્ટાફ હતો. જી હા, અને એ પણ સમગ્ર ભારતમાં માત્ર 550. વડોદરા શહેરમાં ડિરેક્ટર ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ ઇકોનોમિક ગ્રોથના સેમિનારમાં ઈડીના પૂર્વ ડિરેક્ટર નિવૃત્ત આઈપીએસ ઓફિસર કર્નલ સિંહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જુઓ તેમણે ભારત દેશની આ અગત્યની એજન્સી ઈડી અને આતંકવાદ અને આપણી સંસ્કૃતિ જેવા વિષય શું કહ્યું. નમસ્કાર, ઈડીના એક્સ ડિરેક્ટર મિસ્ટર કરનાલ સિંહ આજે વડોદરા આવ્યા છે અને વડોદરામાં ફીજીને લઈને તેઓ એક સેમિનારમાં હાજરી આપનાર છે. આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું. सर, वेलकम टू गुजरात, वेलकम टू वडोदरा. सर, एग्जैक्टली आज का जो सेमिनार है वो कौन सा सब्जेक्ट है, थोड़ा ब्रीफ कर पाए. ये सेमिनार जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर है. बेसिकली जो एक्सचेंज लॉज हैं, जब आप सपोज कर लो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में आता है, या इस कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जाता है, तो इसके ऊपर जो कानून है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं. तो उस कानून के ऊपर आज डिस्कशन है. बेसिकली सर, यहाँ पर फेमा की भी कुछ हम जानकारी देने वाले हैं, तो फेमा को अगर शॉर्ट में ब्रीफ कर पाए. फेमा जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, उसका ख़रीदारी उसकी बेचने के ऊपर है, उसके विभिन्न पर्पसेस के ऊपर है. फेमा से पहले एक एक्ट था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो सबसे पहले 1947 में ही आया था, आज़ादी के इमीडिएटली साथ साथ ही. उसका रीज़न ये था कि आज़ादी के टाइम पे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व बहुत कम थे और उस रिज़र्व को कंजर्व करने की ज़रूरत थी. तो रेगुलेशन एक्ट आया, यानी उस रेगुलेशन में है कि जो भी आपको फॉरेन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करनी है उसका अप्रूवल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा. अगर उसका वायलेशन करते हैं तो उसमें अरेस्ट भी थे. लेकिन 91 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आए और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुतायत होने लगी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई फेरा की बजाय हमें इसको मैनेज करना चाहिए. तो हमने इसका नाम रख दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ये 99 में पास हुआ और 1 जून 2000 से इम्प्लीमेंट हो गया, फोर्स में आ गया. ये सिविल ऑफेंस है और इसमें बेसिकली किस पे लगेगा ये पता होने चाहिए. यानी ये लगता है रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया के रेजिडेंट हैं, जो बाहर रहने वाले हैं उन पे भी लगता है अगर उनकी कोई भी ट्रांजैक्शंस इंडिया से कनेक्टेड है. दूसरी चीज़ ये है कि रेजिडेंट इन इंडिया कौन है, तो उसकी डेफिनेशन इसमें दी हुई है, जो इनकम टैक्स से डिफरेंट डेफिनेशन है. तीसरी चीज़ इन्होंने क्या की है, इसमें पूरे एक्ट में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दो चीज़ में बांट दी है. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन उसको कहा गया कि अगर कोई इंडिया में रहने वाला है और उसके असेट्स और लायबिलिटी फॉरेन कंट्री में चेंज होते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. या कोई आदमी फॉरेन कंट्री में रहता है, उसके असेट्स एंड लायबिलिटी इंडिया में चेंज होते हैं, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. इसके अलावा सारे बाकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, यानी आपने ट्रेड किया, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है. तो जनरल रूल ये है कि ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर परमिटेड अनलेस नॉट परमिटेड बाय गवर्नमेंट. तो जो परमिशन का मना करना है वो बाकायदा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा. कैपिटल अकाउंट के लिए यह है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड बाय गवर्नमेंट. तो बेसिकली लोगों को पता होना चाहिए. अगर हमें देखना हो, सपोज एफडीआई कोई ला रहा है तो उसको कहाँ देखना चाहिए, तो यही बताना है कि जो आरबीआई की वेबसाइट है उसमें फेमा के सारे रूल्स दिए हुए हैं, सारे लेटेस्ट अपडेट दिए हुए हैं. क्योंकि फेमा एक्ट तो बहुत छोटा है, उसमें 49 सेक्शन है और उसमें भी जो सब्सटेंटिव सेक्शन है वो केवल 9 ही है फर्स्ट टाइम, बाकी प्रोसीजरल सेक्शन है. अधिकतर इसका जो है चीज़ें आई हैं वो रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं और रेगुलेशंस जो आरबीआई ने बनाए हैं. अब आरबीआई ने किसी समय कोई रेगुलेशन इशू कर दिया, गवर्नमेंट ने किसी समय कोई रूल्स है वो कर दिया, तो बहुत सी बार लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा रूल कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा. तो इसके लिए आरबीआई जो है मास्टर सर्कुलर भी निकालती है, उसमें सारा कंसोलिडेटेड करने लगे हैं. जितना भी रूल्स रेगुलेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से
वो आरबीआई की वेबसाइट पे उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड उसमें मिल जाएंगे। तो लोगों को ये अगर इतना भी पता है कि मैं आरबीआई की वेबसाइट पे जाके क्वेरी कर लो तो रूल्स आ जाएंगे, आप पढ़ लो तो आपको खुद भी पता लग जाएगा कि भाई इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थर्डली, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका इन्वेस्टिगेशन करती है, वो पीएमएलए का भी करती है। तो कई बार लोगों को डर लग जाता है क्योंकि पीएमएलए में अरेस्ट है, इसमें अरेस्ट नहीं है। लोगों को लगता है कि बुलाया, ईडी ने समन दिया तो पता नहीं अरेस्ट कर लेंगे, तो उनको पता होना चाहिए सिविल ऑफेंस है, इसमें अरेस्ट नहीं है। सेकेंडली, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, यानी आरबीआई के पास जाके हम उस केस को कंपाउंड कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो ये बेसिकली आज का विषय है और ये फिमा के बारे में ब्रीफ में जो बताना है। सर, जब आप यहाँ पे हो तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि थोड़ा ईडी के बारे में पता चले। आपने एक्स ईडी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले की है, तो सर बहुत बेसिक फंडा ये है कि पिछले कुछ सालों से ये ईडी हो रहा है। तो एक्चुअली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ईडी का एक्टिविटी जो है, ईडी का जो की रोल है, वो पिछले कुछ सालों से ज़्यादा एक्टिव हुआ है, या हम मीडिया वालों की वजह से ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, या फिर एक्चुअली गवर्नमेंट इसको कॉन्सेंट्रेट कर डिपार्टमेंट को एक्टिव कर चुकी है? कि इसमें ईडी की जो पावर्स थी, फेमा की और पीएमएलए की, फेमा की पावर तो 2000 से ही थी, 1 जून 2000 से, उससे पहले फेरा की पावर थी। पीएमएलए की पावर 2005 से आ गई थी, 1 जून 2005 से। लेकिन ईडी के पास मैन पावर की कमी थी, एक तो ये प्रॉब्लम थी, और दूसरी प्रॉब्लम थी ईडी में कोई आना नहीं चाहता था। यानी जब मैं ईडी का डायरेक्टर बना 2015 में, तो उस समय हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो 2048 थी, लेकिन आदमी मेरे पास करीब 550 के आसपास थे। तो ऐसे में काम नहीं हो सकता अक्रॉस इंडिया, नॉट एट वन प्लेस। दूसरी प्रॉब्लम थी जो आपको, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एग्जामिन करना पड़ता है, तो सीएफएसएल की ज़रूरत पड़ती है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की। तो सीएफएसएल को हम भेजते थे, वहाँ से कभी 6 महीने में जवाब आए किसी चीज़ का, किसी का 2 साल में आए। 2 साल तो इन्वेस्टिगेशन नहीं रुक सकता ना। तो फिर कोशिश की गई कि कैसे लोग आएँ। तो सीबीआई में एक प्रोविज़न था कि जो सीबीआई में इंडक्शन था उनको 20% एक्स्ट्रा पे मिलती थी। तो आई प्रपोज गवर्नमेंट कि भाई ईडी के जो इंडक्शन है उसको भी मिलनी चाहिए एट पार विद सीबीआई। उसमें विनीत नारायण का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था, तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। तो इससे एक तो अट्रैक्शन बढ़ा लोगों को ईडी में आने का, तो स्लोली नंबर ऑफ मैन पावर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। सर, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। ये कौन से साल की बात है जब आपने गवर्नमेंट को प्रपोज किया? ये मिनटी से कि ये गवर्नमेंट जब पूरा सिस्टम का चेंज हुआ, एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2014 से हमने देखा कि बीजेपी रूल में आया और कंटिन्यूसली 9 ईयर से कंटिन्यू कर रहा है। तो आपका कहना है कि 2040 तक ईडी का मैन पावर था वो कम था, तो शायद एक्टिविटी कम दिख रही थी? यस, बिल्कुल मैन पावर कम था, एक्टिविटीज़ कम दिख रही थी। गवर्नमेंट ने आई वुड से कि प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए। अगर वो नहीं मानते इस चीज़ को कि भी सीबीआई वो दे रहे हो, आप ईडी को नहीं दे रहे, वही प्रोसीजर, तो सर्टेनली आप क्या कर सकते थे। तो गवर्नमेंट का इस सेंस में कि मैन पावर बढ़े, सर्टेनली सपोर्ट रहा उसका। तो सर बेसिकली ये ईडी एक्चुअली अंडर जो उसका पूरा प्रोसीजर चलता है, वो जो भी मतलब उनके एक्शंस होते हैं, वो बेसिकली किस डिपार्टमेंट से तो ये पूरा बाहर आया? देखो, 2 पार्ट हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन पार्ट ईडी किसी के अंडर नहीं है, डायरेक्टर ईडी इज ए फाइनल अथॉरिटी। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़नी है या कोई फैसिलिटीज़ मिलनी है, हमें कोई नया ऑफिस खोलना है, वो सारा आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में। ठीक है। दूसरी चीज़ जो सीएफएसएल मैंने बताया, तो हमने फॉरेंसिक्स लैब ईडी में बनाई इंटरनली दिल्ली में, जहाँ जहाँ हमारे रीजनल ऑफिस थे, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कलकत्ता एंड चेन्नई। हमने 5 सीएफएसएल लैब खोली। अब हमारे रिपोर्ट फास्ट आने लगी, यानी हमें विद इन ए वीक एवरीथिंग वाज हमारे पास अवेलेबल थी। तो इससे इन्वेस्टिगेशन की स्पीड बढ़ गई, तो दूसरा ये फ़ायदा हुआ। थर्डली, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया इसी दौरान कि जो बैंक ऑफिशियल्स हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। तो जो बैंक फ्रॉड के केसेस थे वो सीबीआई ने रजिस्टर करने शुरू कर दिए। इज इट अबाउट प्राइवेट बैंक सेक्टर टू? यस, प्राइवेट सेक्टर बैंक। वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि कोई भी बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक, लेकिन उसके जो ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं इन द लाइट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट।
दैट मीन्स अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की है उन पे PCA में केस रजिस्टर हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। तो फ्रॉड के केस रजिस्टर होने लगे और उससे भी एक्शन बढ़ा। तो आप ये कह सकते हो कि इस गवर्नमेंट के आने से इतना ज़रूर हुआ कि जो एंटी करप्शन का जो काम था एजेंसीज़ का, उसमें इंटरफेरेंस बंद हो गया। सर क्या लगता है आपको, मतलब पिछली गवर्नमेंट, अगेन आई वांट से दैट कि मैं आपको पॉलिटिकली नहीं करना चाहता, लेकिन ये कुछ कनेक्टिविटी आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि 14 से पहले ऐसा क्या था को आपको लग रहा है कि ये सिस्टम, इसको लेकर गवर्नमेंट जो भी थे रूलिंग्स, उन लोगों को ये एक्टिविटी करने का नहीं सूझा, या आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल सब्जेक्ट था तो नहीं कर रहे थे? सी डिपेंड करता है, ऑफिसर्स पे भी डिपेंड करता है, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हो या नहीं करते। एक तरीका है कि ठीक है भाई CFSL से रिपोर्ट लेट आ रही है, मैं क्या करूँ। दूसरा है कि भाई हम इसको अपनी सिस्टम्स को इम्प्रूव करें, तो वो थिंकिंग की बात भी है। तो कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही थे कि जो आराम से अगर नौकरी चल रही है चलने दो भाई, उसको जितना एडवांस ले जाना है वो किसी ने सोचा नहीं शायद। या मेरा तो व्यू यही है कि आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, फॉर एग्जांपल मैं जब स्पेशल सेल में था दिल्ली पुलिस की, मैं 5 साल रहा वहाँ पर, एंटी टेररिज्म सेल है वहाँ पर। करीब हमने 250 टेररिस्ट बंद किए, करीब 28 टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ। सर ये क्या, कौन से साल की बात है? ये है मैं 2004 से 2008 के बीच में। बाटलाउस एनकाउंटर जो हुआ मेरे टाइम में हुआ, मैंने बुक भी लिखी है बाटलाउस के ऊपर। तो मेरा व्यू ये रहता है कि जहाँ काम करो उसको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जहाँ पर एक्सेलेंस नज़र आए। सर ये बाटला उस पर भी हम जाएंगे तो थोड़े, क्योंकि कुछ नया जनरेशन ऐसा है जिनको सिर्फ आपकी बुक्स के द्वारा तो जानकारी मिलेगी, लेकिन आप जब खुद हो यहाँ पे तो, लेकिन उससे पहले फिर से हम एक बार ईडी पे जाते हैं। सर बहुत बेसिकली अगर ईडी को समझना है तो क्या डेफिनेशन है और किन किन लोगों को ईडी से डरना है? सी ईडी से उन लोगों को डरना है जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनको डरना चाहिए। जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं, जो आदमी गलत काम नहीं कर रहे, उनको ईडी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर बेसिकली मतलब आपके कार्यकाल दौरान जो मैक्सिमम ईडी केसेस रजिस्टर हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हो गए, मतलब जिसका प्रूव हो गया कि हाँ भैया इन्होंने ईडी के रूल्स रेगुलेशन, ईडी एक्ट को ब्रेक किया और अब ये है, तो कौन से डिपार्टमेंट्स या किस तरह के लोग ज़्यादा पाए गए? सी अलग अलग लोग थे इसमें, करप्शन के केसेस सबसे ज़्यादा थे। आई मीन टू से कि वो बिजनेस रिलेटेड थे, गवर्नमेंट थे? सी नंबर 1 तो बिजनेस रिलेटेड थे, नंबर 2 गवर्नमेंट रिलेटेड थे। एग्जांपल एक देता हूँ, यूपी में एक स्कीम चली थी और ऑल ओवर इंडिया में चली थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ना उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ के मंत्री और वहाँ के ब्यूरोक्रेट 90% पैसा खा गए, 10% पैसा गया हॉस्पिटल्स को। ये केस भी था, ठीक है। बैंक फ्रॉड के केस भी थे, जैसे विजय माल्या का केस था, बैंक फ्रॉड का केस था, नीरव मोदी का केस था। तो बिजनेसमैन के भी केस थे और करप्शन के केस भी थे। अगर इन दोनों केसेस को मिला लें तो ये 95% से ज़्यादा ईडी के पास जो केसेस हैं वो इस तरह के हैं। सर आपने जैसे जिन जिन लोगों के नाम लिए, अभी आपने बात करी उत्तर प्रदेश की, तो मैं बिल्कुल ये चीज़ को मानता हूँ कि शायद ये भी योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले की गवर्नमेंट की बात होगी। तो और जब आपने बात करी विजय माल्या की, नीरव मोदी की, तो ये सारी बातें हैं जो सिस्टम के सामने मीडिया के दौरान भी आ चुकी हैं कि उन पर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कौन से ऐसे लू फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से ईडी के ही लू फॉल्ट की वजह से या सिस्टम के लू फॉल्ट की वजह से वो ये लोग बच जाते हैं? नहीं, बचा तो इनमें से कोई भी नहीं है। ईडी का जो परफॉर्मेंस है, हालांकि लोग कहते हैं जी इतने केस इन्होंने इन्वेस्टिगेट करे, इतने ही कन्विक्शन हुए, वो गलत परसेप्शन है। ईडी के जो केस, क्योंकि हम देखेंगे कि कन्विक्शन रेट डिपेंड करती है कि कितने केस डिसाइड हुए कोर्ट में। तो अभी ईडी के करीब 22 केस डिसाइड हुए हैं एंड उसमें ऑलमोस्ट 21 केसों में कन्विक्शन हुआ है। तो इसकी कन्विक्शन रेट तो 87-88% है। वो लोग बोल देते हैं कि जी 22 केस में सज़ा मिली है, बाकी केसों में कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका प्रोसेस स्लो है। आज हमने केस रजिस्टर किया, 4 महीने बाद, 1 साल बाद हमने कोर्ट भेजा, उसके 10 साल बाद उसका जजमेंट आता है। तो उस जजमेंट की वजह से आप ये नहीं कह सकते ईडी फेल हो रही है। तो आपका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर भी जुडिशरी सिस्टम का जो स्लो फ्लो है वही शायद कहीं कहीं रीज़न बन जाता है। वो स्लो जो सिस्टम है ना, वो एलिगेशन ईडी पे आते हैं कि ईडी का केस कन्विक्शन नहीं बदला। नहीं, आप केसेस के रिजल्ट को देखो, कितने केसेस का जजमेंट आया है,
कन्विक्शन रेट कभी भी ऐसे नहीं मानी जाती कि कितने केस आपने कोर्ट में भेजे और कितने केस कन्विक्ट हो गए। ये सर आपको लगता है कि ईडी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी के लिए ये जो स्पेशल कोई जुडिशरी का फॉर्मेट कुछ बनना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? बना हुआ है, स्पेशल कोर्ट है, लेकिन हमारे कोर्ट्स का प्रोसीजर है, स्लो प्रोसीजर है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आई थिंक अभी एमएचए जो है नई सीआरपीसी ला रही है, नया एविडेंस एक्ट ला रही है। हो सकता है उस नए सीआरपीसी नए एविडेंस एक्ट की वजह से ये सारी चीज़ एक्सपीडाइट होने लगे। आपको लगता है तो मतलब सिस्टम इस बारे में सोच रही है या कोई स्पेशल इसके लिए मतलब कोई पीएमओ से कोई डिस्कशन हो या बैठक हो तो शायद जल्दी इसके लिए कोई प्लान हो जाए? इसमें अभी अमित शाह जी दिल्ली पुलिस का रेजिंग डे था 16 फरवरी को, उसमें आए थे। वहाँ उन्होंने स्टेज से बताया था लोगों को कि गवर्नमेंट जो है शीघ्र ही तीनों एक्टों में नए एक्ट ला रही है, पूरे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। तो सरकार सोच रही है इस दिशा में भी कि इससे ईडी को भी, पुलिस को भी और ओवरऑल सिस्टम को भी फ़ायदा होगा, ताकि अगर जो आदमी गलत काम किया अगर उसको जल्दी सज़ा हो जाती है, जिस आदमी ने नहीं किया अगर उसको गलत कोर्ट में चला गया उसको जल्दी एक्विटल हो जाए, तो मतलब एक सिस्टम में फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल। सर 2023 में हमें आपको फिलहाल कौन सा ऐसा केस लग रहा है जो हिंदुस्तान का ईडी रिलेटेड है और आपको लगता है कि ये सबसे जल्दी सॉल्व होना चाहिए? ईडी रिलेटेड सारे केस इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे विजय माल्या जल्दी आना चाहिए, नीरव मोदी जल्दी आना चाहिए विदेश से, बट उसमें सी प्रोसीजर अगेन एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस है, विदेश फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है। अब विजय माल्या का फाइनल डिसीजन भी हो चुका, फिर भी नहीं भेज रहे हैं, तो कोई उनका रीज़न होगा जिस वजह से वो नहीं भेज रहे उस कंट्री के जो सिस्टम है। तो सारी चीज़ ईडी के हाथ में नहीं होती, सारी चीज़ सिस्टम के हाथ में नहीं होती। कई बार बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन फॉरेन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर उन कंट्री का अपना प्रोसीजर्स है। सर ये सारी हो गई फाइनेंस करप्शन वाली बात है जो हिंदुस्तान को आपके मतलब लीड के दौरान मिली और वो आगे अच्छे से चल रही है, हम आशा रखते हैं कि चलेगी भी। अब बात करते हैं कुछ वो टेररिज्म वाली जिसमें भी आपका भारत से बहुत जुड़ाव रहा है, आपने बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने दान प्ले करी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो एंटी टेररिज्म एक्टिविटी को लेकर गवर्नमेंट एक्टिव हुई है वो पहले से कुछ ज़्यादा फ़र्क में दिख रही है या एक्चुअली सब सिस्टम में चल रहा है? देखिए, एंटी टेररिज्म में फ़र्क पड़ा है। उसका रीज़न है कि अगर गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि हमें टेरर फाइनेंसिंग पे एक्शन लेना है, हमें टेररिस्ट पे एक्शन लेना है या हमें सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, तो अगर मैसेज बहुत क्लियर हो, जो कि आज की डेट में है मैसेज क्लियर कि हमें जो भी एक्शन लेना है हम लेंगे, सर्टेनली उसका इम्पैक्ट है। अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जांपल, जो वहाँ पर जो इंसर्जेंसी शुरू हुई राइट फ्रॉम 1947 से इंसर्जेंसी है, वहाँ बहुत एफर्ट्स हुए। दो तरह के एफर्ट्स हैं हमारी कंट्री में। एक तो सिक्योरिटी रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं कि भाई जो हमारी फोर्सेस हैं वो काम करें। आपका जो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है उसमें अपग्रेडेशन हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो एक तो उससे फ़र्क पड़ा। दूसरा है पब्लिक रिलेटेड, यानी उस एरिया को डेवलप किया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हुआ, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट से बात हुई, इंसर्जेंट्स को सरेंडर करने का मौका दिया गया और उस पॉलिसी से, सरेंडर पॉलिसी से, एरिया डेवलपमेंट पॉलिसी से और स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से नॉर्थ ईस्ट में देखिए अभी बोडो का हमारा रेजोल्यूशन हो गया, बोडो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिमिलरली वो छोटी मोटी जो समस्याएं इंटर स्टेट वो सॉल्व हो रही हैं। जो नक्सलिज्म है सेंट्रल इंडिया में 1967 में शुरू हुआ, नक्सलिज्म का एरिया श्रिंक हो गया है, 70 डिस्ट्रिक्ट हैं आज की डेट में और जो मोस्ट अफेक्टेड हैं वो 25 रह गई हैं। ईच ईयर वो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कम होती जा रही हैं, तो उसमें बहुत इम्पैक्ट हुआ है। थर्डली अगर हम देखें कश्मीर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन था उसके ऊपर एक्शन हुआ है, बॉर्डर एरिया स्ट्रेंथन हुआ है, नई स्कीम्स लगाई गई हैं वहाँ पर। एंड जो पुलिस काम कर रही थी पहले से, आप देखा होगा कश्मीर में पथराव बड़ा होता था, वो बंद हो गया। ठीक है, कश्मीर में पुलिस फोर्सेस में पथराव नहीं होते जैसे पहले बड़े होते थे। 370 ख़त्म किया, बट वो बेसिकली स्ट्रेंथ की वजह से है, कश्मीर के डेवलपमेंट की वजह से है। अब कश्मीर में पहले फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन नहीं था, 370 हटने से वहाँ रिजर्वेशन आ गया, क्योंकि पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन कश्मीर में नहीं लगते थे, अब लगने लगे, तो वहाँ की जनता को भी फ़ायदा हुआ है उसका। अब बाहर के लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे।
तो एक कश्मीर को डेवलपमेंट करके आप टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हो। वहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन की पॉलिसी है, वहाँ पर डी रेडिकलाइज कर रहे हैं लोगों को। इसके अलावा अब एक है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया में ये डेवलप कर रहा था, पनप रहा था, बट गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त एक्शन लिया, उसको बैन किया गया प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट में, एंड NIA ने उस पर अभी भी कार्रवाई कर रही है, बीच बीच में सर्चेस की हैं। तो ज़रूरत है जो ये गवर्नमेंट कर रही है कि टेरर फाइनेंसिंग पर टेररिस्ट को डिले ना किया जाए किसी भी एक्शन को। जितना आप डिले करोगे उतना उनको स्ट्रेंथ मिलती है, उनको उतना स्प्रेड करने का मौका मिलता है। सर फिलहाल आपको क्या लग रहा है अभी ऐसी कौन सी चीज़ें और है जो इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा स्पीड से शायद कंसंट्रेट कर पाए तो टेररिज्म पर, और कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल करना ज़रूरी है? आपने कश्मीर की बात करी 370 को लेकर, वहाँ पर तो हम पूरा हिंदुस्तान जानता है शायद कि कश्मीर एक कॉन्सेंट्रेटिव स्टेट था जहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटी को लेकर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या फिर सिस्टम को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था। वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जनता का एक्सेप्टेड वर्जन एरिया था, लेकिन और कौन से एरिया है जहाँ पर काम करना है? अभी जो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब में बीच बीच में प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। पंजाब में जो नया ट्रेंड उभरा है, क्रिमिनल्स टर्निंग इनटू टेररिस्ट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में बहुत सारे सिख टेररिस्ट शेल्टर लिए हुए हैं। थर्डली, कुछ कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में रहने वाले सिख्स जो हैं वो इंडिया के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ में ज़रूरत है कि उस गवर्नमेंट्स को डिप्लोमेटिकली उनको करें कि भाई ये उनको सपोर्ट ना मिले। इस तरह की गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, बट वो कंट्री कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो फ्रीडम है और ये है, अपने रीजंस देते हैं, लेकिन हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कर भी रही है उसमें काफ़ी जो हमें इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके कुछ रेजोल्यूशंस हैं। 1273 है एक, तो एक 1247 एक 1373 है। ये जो रेजोल्यूशन है वो टेररिस्ट के अगेंस्ट है। उस पर हमें अपने टेररिस्टों के नाम बार बार भेजने चाहिए कि भाई इनको नाम लाओ। हालांकि उसमें हमें चाइना से प्रॉब्लम आती है, वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है हमारे प्रपोजल को, लेकिन पीछे पास भी हुए हैं। देन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसका हमें पूरा का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो टेरर फाइनेंसिंग को हमें सपोर्ट मिल रही है, उस टेरर फाइनेंसिंग को कर्व करने में, हिट करने में हमें FATF का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सर एक आखिरी क्वेश्चन, क्या लगता है ओवरऑल अगर इंडियन गवर्नमेंट को ये 2-4 जो चीज़ है, एक टेररिज्म लेकर, एक आप फिलहाल आज जो चीज़ को लेकर आप ये सेमिनार में आए हो, ऐसी सारी 2-4 जो चीज़ें हैं वो कुछ कह सकते हैं कि फाइनेंशियली कंट्री को डिस्टर्ब करती है, और कुछ सारी चीज़ें हैं जो टेररिज्म एक्टिविटी से डिस्टर्ब करती है। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर पब्लिक के बीच समझा कर देना है तो कौन से स्टेप्स है जो इनिशियल लेवल पर पब्लिक, क्योंकि आजकल सर हमें अगर सही तौर पर देखें तो पीपल आर सो बिजी, 140 करोड़ का देश है, लोग इतने बिजी है, लोग सबको सुबह उठकर अपना ही पता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मेरे ख्याल से इफेक्टिव है, वो कॉमन पीपल के बीच बहुत इजीली पहुंच जाए तो वो लोग शायद अपने आप को रोक पाए। देखिए, पहली चीज़ जो है वो नो टॉलरेंस। अब वो बहुत नो टॉलरेंस फॉर रॉन्ग थिंग्स, और वो बड़ा मुश्किल है कि हमें सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम को चेंज करना होगा, और मैं सोचता हूँ उसकी एक कोशिश हो रही है, और उस कोशिश में टाइम लगेगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको दोबारा लोगों के सामने लाना, जो बहुत सा टाइम बीच में बीता है, पर्टिकुलरली जो 1500 से लेके पीरियड है हमारा आज़ादी तक का, इस पीरियड में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं कंट्री में। हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारे जो ग्रंथ हैं, उसमें बहुत चेंज किए गए, लोगों ने उसमें श्लोक ही बदल दिए हैं। मेरे हिसाब से तो इंटेंशनल होगा। किसी देश को ख़त्म करना, उसकी संस्कृति को आप ख़त्म कर दो, कौन जिम्मेदार मानते? आप देखो मैकाले फॉर एग्जांपल एजुकेशन पॉलिसी लाए, उस एजुकेशन पॉलिसी में हमारी धरोहर का कहाँ रोल था? हमारी सांस्कृतिक धरोहर का कोई रोल नहीं था। उनका था कि हमें इनको क्लर्क बनाना है। तो अब हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है कि हमें हमारे देश है, हमारे देश के कुछ संस्कार हैं, हमारे वो संस्कारों को हमें वापस लोगों के सामने लाना है। आज की डेट में तो लोग पढ़ते भी नहीं हैं। आफ्टर 47 के बाद कौन जिम्मेदार?
आफ्टर 47 के बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसीज, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे स्कूल में, फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो वहाँ पर एक टीचर होता था मॉरल एजुकेशन का, वो मॉरल एजुकेशन का टीचर भी बंद हो गया। तो अगर हम अपनी संस्कृति से डेविएट करेंगे तो पहला तो मैं कह रहा था कि हमें सांस्कृतिक मूल्यों को दोबारा उठाना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये है। उसी के लिए मैं कह रहा था कि नो टॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग थिंग्स। सेकेंडली लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया किसी आदमी ने, तो पहले दिन पता लग जाता है इस लोन से फ्रॉड होने वाला है नहीं होने वाला है, ठीक है। किसी ने अपनी बैलेंस शीट्स को इम्प्रूव करके दिखाया, यानी एक्चुअली उसकी बैलेंस शीट में असेट्स होने चाहिए 2 करोड़ के, वो 500 करोड़ का दिखा रहा है। सर वैसे मैं कह रहा था कि ये आखिरी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो जाता है। आपने सारी बात करी वो सिस्टमेटिकली पिछले कुछ ईयर से जो भी हम लोग ने हमारी कंट्री को लेकर गलतियाँ करी, हम लोगों ने मतलब सब आ गए इसमें। डिसिप्लिन फोर्स से आप जुड़े थे, आपको क्या लगता है डिसिप्लिन फोर्स की कहाँ पर जिम्मेदारी कम हो जाती, मतलब मिस्टेक होती जाती है? क्योंकि फाइनली हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल करने में डिसिप्लिन फोर्स हमने देखी है कि एक्टिवली जिम्मेदारी निभाती भी है, लेकिन कहीं लूप होल्स रह जाते हैं। देखिए जो सिस्टम में कमियां हैं वो किसी भी फोर्स में भी होंगी, हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आम आदमी करप्शन को एक्सेप्ट करता है तो सिस्टम में जो लोग होंगे वो भी करप्शन को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें जब तक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नहीं आएगी, पॉलिसी नहीं, इसको हम गवर्नमेंट पे नहीं कह सकते, ये तो पब्लिक में बार बार उनको समझाना पड़ेगा ये जो पैसे आपके नाम से ले रहे हैं और आप तक नहीं पहुंच रहे, इसका नुकसान क्या है, देश का डेवलपमेंट नहीं होता उसका नुकसान क्या है, किसको नुकसान है। लोग तो सोचते हैं अरे कर रहा है मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट हम उनको समझाना पड़ेगा कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब लोगों को ये पता लगेगा कि इनके करप्शन से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कदम नाम का मिनिस्टर था इसमें महाराष्ट्र में, उसने 172 करोड़ रुपए अलॉट कराए कदम कम्युनिटी के लिए, सारे खा गया। अब कम्युनिटी शुड अंडरस्टैंड कि भी ये आदमी हमारे लिए ठीक नहीं है। कितना फ़ायदा होता है उस कम्युनिटी का, बट डेवलपमेंट नहीं हुआ। NRHM स्कैम है फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पब्लिक तक फंड्स नहीं पहुँच रहे, हॉस्पिटल इंप्रूव नहीं कर रहे, किसको नुकसान हो रहा है? एक आम आदमी जो हॉस्पिटल में जा रहा है। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि नुकसान किसका है, तब तक हम सोचते हैं कि मेरा क्या है इसमें। सर ये सारी चीज़ें तो इनको भी लागू पड़ती है जो बिजनेसमैन को बहुत सारे मतलब मिलियंस के लोन देते थे, उनको भी पता होना चाहिए था ना, इनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। बिल्कुल फॉलो होने चाहिए। देखिए हर आदमी सोच रहा है मेरा क्या है, ये नहीं सोच रहा कि मेरे देश का क्या है। जब ये सोचने लगेगा मेरे देश का क्या है तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू सर। તો આ હતા મિસ્ટર કરનાલ સિંહ, એક્સ ડિરેક્ટર ઓફ ઈડી, જેમણે સાફ શબ્દોમાં કહ્યું છે અને એમનો શબ્દો પણ કદાચ સમજવા જેવા છે। સામાન્ય રીતે દેશમાં બનતી દરેક તકલીફો માટે એક શબ્દ જો દરેક વ્યક્તિ સમજશે કે મેરા ક્યા હૈ નહીં પણ મેરે દેશ કા ક્યા હૈ, તો કદાચ આ દેશનું ભવિષ્ય એ સુરક્ષિત છે અને સુરક્ષિત બનતું રહેશે। કેમેરામેન પ્રદીપ ચોબે અને અલ્પેશ ચૌહાણ સાથે જપ્તવ્ય યાજ્ઞિક, લોકસત્તા જનસત્તા, વડોદરા।